नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई, क्या ये कोई दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है, रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है? क्यों मोदी सरकार इसे बैन करना चाहती है? क्यों कई राज्यों से ये बाकायदा रिक्वेस्ट भेजा गया है केंद्र सरकार को कि इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन करना चाहिए, क्योंकि ये देश के लिए खतरा बनता चला जा रहा है। पीएफआई आखिर है क्या, कैसे बना, क्या विचारधारा है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, इस देश के अंदर में वो करना क्या चाह रहा है? इन तमाम सवालों के जवाब कई सारे लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी हुई है। कोई कहता है रेडिकल है, कोई कहता है आरएसएस जैसा ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कुछ और। तो हमने सोचा कि इसके जो हिंदुस्तान में वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपर्ट हैं पीएफआई और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को जानने समझने के लिए, उनसे ही बात करते हैं और आप तक पीएफआई के बारे में एक क्लैरिटी के साथ कुछ बातें हम पहुंचाते हैं। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार हैदर नकवी साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कैपिटल टीवी पे। ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये आखिर ये भला क्या है? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन सुना होगा, हाँ। इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। यस, जिसे बैन कर दिया गया था। उसको 2001 में बैन किया। यस। ये उसके जो पुराने मेंबर्स हैं उनकी बनाई हुई गई एक संस्था है। ओके, मतलब सिमी को बैन किया गया, वो एक नए अवतार में आ गई और नए लोगों जो लोग थे उनके, हाँ, जो वो लोग थे जो रेडिकल थिंकिंग के साथ भी थे, लेकिन वो एक मुस्लिम्स के साथ पॉलिटिकल मेन स्ट्रीमिंग भी चाहते थे। राइट। तो उन्होंने ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से एक नया सिमी का एक नया अवतार इसको कह सकते हैं। सिमी का एक बॉडी हुआ करती थी जिसके अंदर उसको कहते थे अल उम्मा। अल उम्मा। उनकी जो लोग सिमी में आप 30 साल की उम्र से ज़्यादा नहीं रह सकते थे, क्योंकि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते थे अपने आप को। हाँ, कहते थे। तो आप 30 साल से ज़्यादा नहीं रह सकते थे। तो अब जो वहाँ पे रह चुके हैं वो कहाँ जाएं? हाँ। तो साउथ में अल उम्मा बनाया गया। राइट। और उनका काम सिमी के ही पैटर्न पे था, लेकिन थोड़ा सा मैच्योर्ड वे में भी था। राइट। और वो घर घर जाके अपनी जो तबलीग करना, जो एम्पलीफाई करना अपना मैसेज, ये सब वो काम किया करते थे। अल उम्मा जो था, आपको याद होगा कि एल.के. आडवाणी साहब की एक रैली हुई थी कोयम्बटूर में 1998 में। उसमें मल्टीपल ब्लास्ट हुए थे। वो अल उम्मा का काम था, इसी अल उम्मा का। हाँ, उसी का ही नाम आया था उसमें। ओके। अल उम्मा वहाँ से बनी, तो लोगों ने देखना शुरू किया। अब अल उम्मा जो था नया, उनको किस तरीके से अब परेशान होंगे, रडार पे आ रहे हैं, तो उसके साथ साथ उन्होंने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बना लिया। राइट। मतलब एक काम वही है, लेकिन नाम अलग अलग है। क्या इसकी विचारधारा, ये किस तरह के इस्लाम को हिंदुस्तान में उसको फैलाना चाहता है? नहीं, उनके अपने इंटरप्रिटेशंस हैं। ओके। इस्लाम के, इस्लामिक टेक्स्ट के, वो अपने हिसाब से चीज़ों को सोचते हैं। हो सकता है कि जो दूसरे सेक्ट हों उनसे उनकी आइडियोलॉजी डिफ़र करे। राइट। ये इनकी अपनी एक अलग थिंकिंग है। और इनके यहाँ ज़्यादातर देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट से ज़्यादा ये लोग इन्फ्लुएंस्ड हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई कुछ वहाबी सलाफी किस्म के भी उसका भी इन्फ्लुएंस है, क्योंकि पैसे वगैरह भी विदेश से आते हैं। नहीं, वो एक तो इकोसिस्टम है। ओके। वो तो ऑलरेडी एक इकोसिस्टम है ही है कि आपका ज़कात का पैसा आ रहा है, इसका पैसा आ रहा है, उसका पैसा आ रहा है, वो तो एक अलग इशू हो गया। लेकिन अब इसमें भी जैसे देवबंद स्कूल ऑफ थॉट जो था, पहले तो बहुत ही मॉडरेट माना जाता था, लेकिन जब से अलकायदा या तालिबान जैसे ये एलिमेंट्स ने इसका पता चला कि साहब ये इसी स्कूल ऑफ थॉट को सब्सक्राइब करते हैं, तो पता चला कि अब ये प्योरिटी की तरफ हैं। ये बहुत ज़्यादा जिसको आप कहेंगे कि मतलब बिल्कुल हाई एंड टाइप का सोचना उनका, कि मुस्लिम्स का ख़तरे में हैं, और कि जो टेक्स्ट में बस उसको ही वो उस तरह सेंस में ही हर चीज़ को समझना। अब आप हदीस पे हैं, अब आप हदीस पे समझेंगे। अब आपको प्रॉब्लम है कि जो कुरान से चल रहा है, नहीं तो वो कहेंगे कि कुरान वाला गलत है, आप कहेंगे हदीस वाला गलत है।
तो वो उनकी लिटरल सेंस में है कि जो चीज़ हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखी हुई है हम उसको वैसे ही मानते और ये कोई जो जैसे रिलीजन ऑब्वियसली एक अलग अलग समाज में जाकर के उसका अलग चरित्र एक बनता है, क्योंकि उसका सोशियो कल्चर इम्पैक्ट जो है वो रिलीजन के हैं। अब कैरेक्टर पे बनता सिमी है। जो बनी थी वो बनी थी मुस्लिम कैरेक्टर बिल्डिंग के नाम पे 10 अप्रैल 1977 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। हाँ, उसका उस टाइम ऑब्जेक्टिव था कि मुस्लिम में कैरेक्टर बिल्डिंग हो, जो बच्चे हैं वो मतलब अच्छे मुसलमान बन के निकलें। लेकिन वो ऑब्जेक्टिव धीरे धीरे पीछे चला गया, वो पॉलिटिकल हो गई, वो फिर एक फैनेटिसिज्म की तरफ चली गई। उसमें लोगों का मतलब एक है जिसमें अलीगढ़ में कहा भी जाता है कि जमात लॉबी का बहुत इन्फ्लुएंस होने लगा। फिर वो बॉडी जो थी वो जमात लॉबी के हिसाब से चलने लगी। तो वो एक तरीके से 1982 ऑनवर्ड्स बिल्कुल फैनेटिसिज्म की चली गई। शुरुआत उनकी डिफरेंट थी। जर्नलिज्म के प्रोफेसर थे जिन्होंने, अब जर्नलिज्म के प्रोफेसर हैं इलिनॉय में थे और जिन्होंने उसको फाउंड किया था कुछ लड़कों ने मिलके। अब वो आप सोचिए पढ़े लिखे लोगों ने फाउंड किया और वो किस तरफ मुड़ गई। अब वहाँ पे कट्टरपंथियों ने कब्जा कर लिया है। अब इनका पर्पस क्या है, ये क्या करना चाहते हैं? क्योंकि देखिए हर जगह वो उस तरीके के केसेस में पीएफआई का नाम आ जाता है। नहीं, अब आप पीएफआई के लिए देखिए होता ये है कि इस्लामोफोबिया जो फैला हुआ है दुनिया हाँ। में, मतलब कुछ लोग काम करें और उसकी सज़ा पूरी कौम भुगते, कौम को मिले। तो वही हालात हैं इस वक्त। लेकिन वो हालात इनके लिए बड़े कंड्यूसिव हैं। कि कोई भी घटना घटती है इनको मोबिलाइज करने का, रिक्रूट करने का टूट करने का का मौका मिल जाता है। ये एक मुसलमानों का चेहरा बनना चाहते हैं। लेकिन ये किस तरीके से हिंदुस्तान में पीएफआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन मुसलमानों का चेहरा बन सकता है? ये तो लीडरलेस वो- कम्युनिटी है। आपके पास लीडर्स कहाँ हैं? आप चैनल डिबेट्स देख लीजिए, आपको मौलाना ही बैठे मिलेंगे, कोई पढ़ा लिखा आदमी बैठा मिला आपको आज तक? एक भी नहीं। और वो भी उस किस्म के लोग आते हैं कि जो ढंग से चीज़ों को ना समझते, ना हिंदुस्तान के बारे में जानकारी है, और मुझे तो डाउट लगता है कि उनको इस्लाम के बारे में भी सही जानकारी नहीं है। मैं वही आपसे कह रहा हूँ। तो उनको लीडर उनको किसने बनाया? मुस्लिम कम्युनिटी का। ये जो लीडरशिप वैक्यूम है मुस्लिम्स में, ये उसको फिल करना चाहते हैं। अब असुद्दीन ओवैसी साहब हैं, उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। पीएफआई लाइक सिमी, जब सिमी थी, सिमी पहले एक साउथ सेंट्रिक बॉडी थी। राइट। वो नॉर्थ में आई है प्लान्ड वे में 1996 ऑनवर्ड्स। उससे पहले वो केरला तक ही थी। लेकिन केरला में तो ये कई सारे मर्डर्स ये करते हैं लोगों को। पीएफआई करता है। पीएफआई क्यों करता है? पीएफआई की जो सोच है वो बड़ी डिफरेंट है। पीएफआई अपने को तो ये कहेंगे कि हम नहीं करते हैं, हाँ, लेकिन वो इस चीज़ से घबराते नहीं हैं कि हमको ये करना है। आप मेरी बात समझिए, वो घबराते नहीं हैं। और अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, किसी कोर्ट से भी कोई ऑर्डर नहीं है उनके खिलाफ, सरकार से भी कोई बैन नहीं हुआ। कोई बैन नहीं हुआ है। आपको याद होगा एक प्रोफेसर जोसेफ थे, तो उनका हाथ ही काट दिया था पीएफआई ने। कितना हंगामा मचा था, लेकिन कोई एक्शन नहीं। कोई एक्शन। अब इससे ये लगता है, अब जैसे एक एग्जाम्पल कि ये शाहीन बाग हुआ, जिस तरीके से सीए एनआरसी को लेकर के बवाल मचा, इसमें पीएफआई का रोल आया कि भाई पीएफआई ने बहुत सारे उसमें खर्च किए। यूपी के अंदर ही जो एसआईटी गठन की गई, बताया गया कि 100 करोड़ से ज़्यादा रुपए जो है अचानक से विड्रॉ हुए और उसमें लोग जुड़े हुए थे। तो लोग, आम लोग भी तो उसके तरफ अट्रैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अट्रैक्ट हो रहे हैं। कि हाँ। मुस्लिम्स ने ऑलरेडी बहुत सफ़र किया हुआ है। हाँ, अब देखिए जो एलिमेंट्स होते हैं वो हर कम्युनिटी में अलग अलग तरीके के होते हैं। अब पीएफआई का जैसे है, पीएफआई जैसे मैंने आपसे कहा कि वो एक लीडरशिप वैक्यूम फिल करना चाह रही, लेकिन मुस्लिम्स में आप ये मान के चलिए ना कि आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंसेस हैं बिटवीन द सेक्ट्स, वो इनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये टीवी पे, सोशल मीडिया से ये प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इंडिया में आप ये मान लीजिए कि जो 75% मुस्लिम पॉपुलेशन है वो बरेलवी सेक्ट की है। जो 15% के आसपास होगी वो देवबंदी सेक्ट की होगी। परसुएशन सेक्ट तो नहीं कहूँगा, सेक्ट तो दो ही हैं, शिया और सुन्नी। देवबंदी परसुएशन की होगी, मसलक। हाँ। तो आप सबको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं।
आप एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को, क्योंकि देवबंदीज में भी ऐसे तमाम लोग हैं जो इनकी आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, राइट। है ना। तो आप ये बताइए कि ये एक लिमिटेड क्लास को ही केटर कर रहे हैं, लेकिन चूंकि इनके पास रिसोर्सेज बेटर हैं, पैसा है, तो वो लगता है कि साहब ये मुसलमानों की बात कर रहे हैं। अब हालात ये हैं कि बरेलवीज़ आइडियोलॉजिकली इनके साथ नहीं जा सकते, जो मैं देखता हूँ वो उनके साथ नहीं हो सकते। ये कानपुर में पीएफआई का क्या माने एक्टिव है या नहीं है? पीएफआई बेसिकली आप देखिए, सिमी का यहाँ पे एक अच्छा मजबूत नेटवर्क था, जो दूसरी तंजीमें हैं मुसलमानों में उनका भी एक अच्छा नेटवर्क है। पीएफआई के जैसे सिमी का रहता था कि यंगस्टर्स को वो अट्रैक्ट करते थे, उनके साथ मिल के बात करके वो एक कंसंट्रेटेड या कंडेंस माइंडसेट तैयार करा देते थे। वो हमेशा से कानपुर में रहा है। जो 96 में लड़का 10 साल का था, आज वो 40-42 साल का होगा, वो फंड कर रहा होगा, कुछ भी है, उसकी एक सिंपैथी बनी रहेगी, वो एक जनरेशन तैयार हुई सिंपैथाइजर्स की। तो पीएफआई का तो यहाँ पर हमेशा से एक ग्राउंड हमेशा से उनके लिए फर्टाइल है, फर्टाइल रहा। फर्टाइल रहा। अब एक बात और, जैसे सिमी का के साथ जुड़ा हुआ था इंडियन मुजाहिदीन, सिमी का एक सेक्शन से निकला था, एक सेक्शन से निकला था इंडियन मुजाहिदीन। क्या पीएफआई आगे चल करके इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह के जो निकल करके अब इनके हो सकता है कुछ एलिमेंट्स, मतलब आप जिस लेवल पे अपना काम कर रहे हैं, हाँ, आपकी आइडियोलॉजी बहुत ही, जिसको कह सकते हैं रेडिकल है अपनी अप्रोच में, हाँ, वो मतलब इट बॉर्डर्स ऑलमोस्ट अ टेरर ग्रुप, राइट, जो इनकी आइडियोलॉजी के मामले में। तो अब इनका हो सकता है कुछ एलिमेंट बहक जाए, जो इस्लामोफोबिया हिंदुस्तान में चल रहा है उससे कोई भी बहक सकता है, जो हालत है। और जो ये हालात हैं, जो इस हालात हैं, ये इस्लामिस्ट जो हैं इनके लिए एक बड़ी विन विन सिचुएशन होती है कि इनको रेडी टू यूज़ फॉर्डर मिल जाता है। ओके। ये हमेशा से है। क्या लगता है कि हिंदुस्तान में, एक तो आपने बात कही कि मुस्लिम समाज में लीडरशिप की कमी है, यस। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ लोग मुस्लिम समाज से ही क्यों नहीं आगे आकर के? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं मनीष जी। हम्म, प्रॉब्लम ये है कि जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो वो अपने घर में डिस्कशन भी करता है, इनको कैस्टिगेट भी करता है और इनसे कहता भी है, अपने सर्किल में भी कहता है, लोग उससे इत्तेफाक भी रखते हैं, लेकिन वो किससे जाके कहे बाहर? भाई उसकी कोई सोशल फॉलोइंग तो है नहीं, वो तो जो उसका फ्रेंड सर्किल है उसी में ही तो बात करेगा। सही बात है। भाई हिंदूज़ में अगर हैं तो वो उनसे बात करेगा, मुस्लिम्स में हैं तो उनसे बात करेगा। वो कोई लीडर तो नहीं है ना कि अब वो, आप ये बताइए कि अब घर से निकले और चौराहे पे जाके खड़ा हो जाए कि हम विरोध कर रहे हैं, तो क्या कैसे विरोध करें? आप मुझको ये बताइए। सही बात है, प्लेटफॉर्म की कमी है, प्लेटफॉर्म्स की कमी है, और जाए तो किसके पास जाए? जाए तो किसके पास जाए? अच्छा, क्या लगता है, अगर मैं आपसे सीधा सीधा पूछूं कि क्या पीएफआई को बैन करना चाहिए? क्या वो स्टेज आ गया है कि पीएफआई को अगर बैन नहीं किया गया, आगे चल करके ये देश के लिए खतरा बन सकता है? देखिए, आने वाले वक्त में तो इनको करना ही पड़ेगा। अब जिस तरीके से आप पीएफआई की प्रेजेंस देख लीजिए ना, जहाँ जहाँ कहाँ है, केरला से निकले तमिलनाडु में है, तमिलनाडु से कोस्टल कर्नाटका में है, कोस्टल कर्नाटका में ये उस बेल्ट से ज़्यादा इनका रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पर इंडियन मुजाहिदीन के लड़के थे, भटकल्स, हाँ, रियाज भटकल, इकबाल भटकल, यासीन भटकल, जहाँ से आए, जिन्होंने इंडियन मुजाहिदीन को स्पीयर हेड किया। राइट। आज आप वहाँ पे हैं। आज ये जो है इनकी एक इनका एक पॉलिटिकल आर्म है, एसडीपीआई, सोशल डेमोक्रेटिक, हाँ, जो इनका वो है एसडीपीआई। तो एसडीपीआई के माध्यम से ये अब चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब पॉलिटिकल सिस्टम में ये आके क्या चेंज लाना चाहते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन इनका फोकस ये है कि इस्लामोफोबिया फैल रहा है तो ये उसको काउंटर करना चाहते हैं। तो जब आप जिस रेडिकलाइज्ड वे में उस चीज़ को काउंटर करना चाह रहे हैं, उसका काउंटर, वो भी काउंटर प्रोडक्टिव भी तो होगा। वो सही बात है। आपने हिजाब वाला देखा ही है, वो काउंटर प्रोडक्टिव हुआ। बिल्कुल काउंटर प्रोडक्टिव हुआ। आपको कोर्ट से भी मदद नहीं मिल रही है, और दूसरी तरफ आप जो है और भी ज़्यादा जो है उस तरह के एलिमेंट्स को दूसरे समाज में आप उसको मौका आप दे देते हैं कि भाई ये, तो ये बहुत ही एक सर्कुलर वेब में जो है, हाँ, ये वो काउंटर प्रोडक्टिव है।
मतलब मेरे हिसाब से आज के मुसलमानों को जो मेजॉरिटी है उसके साथ अपना डायलॉग बहुत बढ़ाना चाहिए, जो 1992 के बाद से कोलैप्स कर गया, मतलब बहुत कम हुआ। वो डायलॉग अगर नहीं बढ़ेगा, इंटर कम्युनिटीज़ इंटरफेथ डायलॉग जिसको हम कहते हैं, तो ये कभी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो पाएगी। कभी कोई संगठन खड़ा हो जाएगा, कभी कोई संगठन खड़ा हो जाएगा। कितनी मिथ्स हैं मुस्लिम्स को लेके, आप जब तक अपने अखलाक अपने किरदार से उनको दिखाएंगे नहीं तो आदमी कैसे आपको समझेगा। आज आपको उन तक पहुंचने की ज़रूरत है, आज आपको खुलने की ज़रूरत है। अब ये बताइए कि कानपुर में मसला चल रहा है जी, इसमें पीएफआई का नाम आ रहा है, आपको क्या लगता है कि पीएफआई का कुछ रोल इसमें हो सकता है, नहीं हो सकता है? नहीं, पहली बात तो ये है कि इस पूरे मूवमेंट से देवबंदीज़ ने अपने को अलग रखा था। ये जो बंद हुआ था या वो था, उससे देवबंदीज़ अपने को अलग रखे हुए थे। ये पूरा बरेलवी सेक्ट से ड्रिवन एक प्रोटेस्ट था और उनको वही इस चीज़ को आगे लेके जा रहे थे। अब इसमें अगर आप आइडियोलॉजिकली देखें तो पीएफआई का उससे तो नहीं आ सकता। अब ये एक अलग बात है कि पुलिस को शायद कुछ वो मिल जाए कि भाई उनके कुछ एलिमेंट्स थे जो इन्फिल्ट्रेट कर गए मूवमेंट को और उन्होंने इसमें बदमाशी कर दी। जी, ये एक पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज आइडियोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट से कोई वो दिखता नहीं है, क्योंकि ये टोटल जो ये पूरा जो हुआ है इसमें बरेलवी मुसलमान जो है उसमें ज्यादा इन्वॉल्व थे, जो पीएफआई के साथ जनरली नहीं है। जनरली नहीं। तो ये जो पीएफआई के रोल के बारे में जो कहा जा रहा है, इसमें अभी इसका मतलब है कि पुलिस को बहुत ही ज्यादा खंगालने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, नहीं, अब आप उनके बयान भी देख लीजिए कानपुर पुलिस के कि कल सुबह जब उन्होंने कुछ दिया था, हाँ, 3 लोगों को उठा लिया, वो 2019 में भी लिए गए थे। अच्छा, फिर शाम तक आते आते ये हुआ कि साहब हम देख रहे हैं पुलिस की तरफ से। ओके, अब मतलब अभी उसमें सर्टेनिटी नहीं है कि आप देख क्या रहे हैं, लेकिन वो ये उन्होंने कंफर्म नहीं किया कि ये पीएफआई से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। ये जो हयात जफर हाशमी है, क्या इसका पीएफआई कनेक्शन है? जफर हयात अगेन बरेलवी वाला है, बरेलवी सेक्ट को बिलोंग करता है, परसुएशन को। और अब इसमें मैं कह नहीं सकता कि आप किन से मिल रहे हैं और आप कैसे क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपने जो नेचर ऑफ वर्क है उसको बहुत ज़्यादा फैला दिया। आप हर आदमी को तो वेट नहीं कर सकते ना। हाँ, आप किससे जुड़े हैं। अब जफर हयात हाशमी जो थे 141 व्हाट्सएप ग्रुप्स चला रहे थे। अब उसमें कौन कौन है उसको तो माइक्रोस्कोप लेकर देखा नहीं जा सकता। उसको देखा नहीं जा सकता। अब इनका एक सेंट्रल ग्रुप है, उन 141 ग्रुप्स के जितने भी एडमिन्स हैं वो उसमें हैं। उस अपार्ट फ्रॉम जो कानपुर शहर के मुअज़्ज़िज़ लोग थे वो सब उसमें एडेड हैं। अब वो पर ग्रुप में आप समझ लिए कि 300-400 आदमी अगर जुड़ा है हर ग्रुप में, तो 141 में कितना पहुंच गया, बहुत ज़्यादा हो। तो वहाँ से वो कितना एम्पलीफाई कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने जो इनकी व्हाट्सएप चैट्स वगैरह रिव्यू की हैं तो वो एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड इनका सेटअप था। तो अब उसमें इनके साथ कौन जुड़ गए, कहाँ से जुड़ गए, ये किससे मिल रहे हैं, अब ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कैपिटल टीवी से इतनी सारी जानकारी जो है पीएफआई के बारे में और कानपुर के जो अभी जो चल रहा है मसला उस पर शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये पीएफआई के बारे में जो कुछ जानकारियां थी जो आपके साथ हमने शेयर किया कि किस तरीके से पीएफआई धीरे धीरे समाज का के लिए एक नासूर बनता चला जा रहा है, और सरकार अगर इस पे बैन करने के बारे में सोच रही है तो शायद ये फैसला बिल्कुल टाइमली होगा और सही होगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।